सो हे गाइस, वेलकम टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मास्टरगंज कंपटीशन। दोस्तों, हम हिंदी को नए मुकाम पर, नए आयाम पर लेके जा रहे हैं। PYQ देख रहे हैं हम किसके? यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी के PYQ देख रहे हैं, हिंदी को देख रहे हैं। हिंदी को जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सब में ये बिल्कुल महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, सिद्ध होने वाला है। साबित नहीं, सिद्ध होने वाला। साबित क्यों करेंगे हम हिंदी वासी हिंदू हैं, हम हिंदी हमारी भाषा है। तो हम, हाँ, सिद्ध हम करने जा रहे हैं कि हिंदी हमको ज़्यादा कारगर सिद्ध देगी। करीब 30 नंबर के आसपास जो जूनियर असिस्टेंट है, उसके बाद स्टेनो है, उसमें होगा। और बाकी जो भी परीक्षाएं हैं उसमें ये साफ साफ दिखेगा। ठीक है, ये तो हो गई मजाक की बात। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 31 पर। एक्चुअली हम वर्णमाला को देख रहे हैं, ध्वनि अन वर्णमाला को ही देख रहे हैं। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे, तो आइए हम उसी में अगली कड़ी लेके चलते हैं। आइए, 31 नंबर क्वेश्चन है। 31, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, बताइए। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक है, 25, 30, 20 और 35। तो साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है कि ए नंबर सही है, 25 है। ठीक है, क से म तक 25 वर्ण मुख के विभिन्न भागों से जिह्वा के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं। क वर्ग की बात कर लेते हैं। जो देखिए, 5, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो 5 लाइनें हैं, 5 5 सब में दिया हुआ है। 25 हो गया, 5 गुड़े 5। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। क ख ग घ अंग, ठीक है। च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। प वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, च ट वर्ग हो। अरे समझ जाइए ना, जिस वर्ड के शुरुआती से, जैसे पहले ये क से शुरू हुआ तो क्या वर्ग हो गया, च से शुरू हुआ च वर्ग हो गया, ट से शुरू हुआ ट वर्ग हो गया, त से शुरू हुआ त वर्ग हो गया, प से शुरू हुआ प वर्ग हो गया। समझ में आ गया? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, आइए, वर्ण वर्ण की बात हो रही है, व्यंजन नहीं, वर्ण वर्ण वर्ण। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 32 नंबर प्रश्न है। ए से ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये तो हमेशा पूछता रहता है, इस बार भी पूछा है, तो चलिए इसको बता देते हैं कौन सा स्थान है। देखिए, ए, देखिए कहीं दांत का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कहीं वो ज़्यादा ओट की इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो कंठ और तालुव्य की इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, कंठ और तालव्य। ठीक है, तो यही है, किसी भी वर्ण का उच्चारण मुख द्वारा होता है, तो किसी वर्ण का उच्चारण मुख द्वारा होता है। जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्थानों को वर्ण या उच्चारण का स्थान कहते हैं। ठीक है, वो तो सभी जानते हैं। स्वर ए और ए का उच्चारण कंठ, तालु, जबकि क ओष्ठ वर्ण ओ और औ, दंत ओष्ठ व तथा ओष्ठ वर्ण का है उ, प, फ, ब, भ। देखिए, दोनों ओठ, जहां दोनों ओट्स, जितने ओष्ठ मतलब होठ, लिप्स, जहां लिप्स दोनों टच हो रहे हैं, वो वर्ण क्या है? ओष्ठ वाले वर्ण है। ठीक है, तो यहां हमको क्या बोल रहा है? कंठ की बात कर रहा है। तो ए देखिए दोनों सट ही नहीं रहे, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? क के बाद, क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है भाई? क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ठीक है, आइए देखते हैं। अज्ञा, च, ख और क्षत्रिय, क्षत्रिय, श। ठीक है, तो डी की बात है। हिंदी शब्दकोश में क के बाद श वर्ण आता है। श संयुक्त, यहाँ भी छ बोलते हैं लोग, उसको छ नहीं बोलते हैं, श बोलते हैं। श, कक्षा, क्षेत्र। ठीक है, ये मैं सही कर रहा हूँ, आप लोग कहाँ भी सुनते होंगे मुझे नहीं पता। हिंदी शब्दकोश में क के बाद श वर्ण आता है। श संयुक्त व्यंजन है, जो कि क और श मिलकर बनता है। क और श मिलकर के बनता है, के योग से बना है। जबकि त और र में त्र हो गया, ज और इया में करके क्या हो गया? अज्ञा हो गया। ठीक है, और ग और र बन करके श्र बन गया, ग और र बन के श्र हो गया, इससे योग से बनते। समझ में आ गया? ये त्र इसके साथ, ज्ञा इसके साथ और श्र इसके साथ। दैट्स इट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दूसरे पीपीटी पे है। 34 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं 34 नंबर प्रश्न को। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? स, प, ट, ह। दिए गए विकल्पों में से स दंत वर्ण है, जो वत्स्य वत्स्य वत्स्य, सही पढ़ रहे हैं, दंत मूल से है, उच्चारित किया जाता है।
प ओष्ठ, त मूर्धन्य, प ओष्ठ से पढ़ा जाता है, त मूर्धन्य से बोलता है, तालु के मूर्धा भाग से, तथा ह यत्रीय काकल्य। क्या बात है काकल्य, इसका नाम ही अलग है काकल्य या कंठ द्वारा उच्चारित किया जाता है। ठीक है, देख लीजिए, ए वाला सही था, जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं जानबूझ करके। इसके पीछे रीजन ये है कि वीडियो लंबा हो जाता है, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाते हैं तो 35 नंबर क्वेश्चन है, अनुनासिक वर्ण कौन सा? अनुनासिक न से जो होता है, न से होता है, न का भी इस्तेमाल होता है, नाक का। ठीक है, तो प फ ब म और थ। म में न, नाक की इस्तेमाल हो ही जा रही है, अनुनासिक वर्ण है। जैसे ऐसे वर्णों में उच्चारण नासिका तथा मुंह से होता है, नासिका तथा शुद्ध हिंदी नासिका, मुंह से होता है, और उच्चारण में लघुता रहती है, लघुता छोटी बात रही है। ठीक है, वर्णमाला में 5 वर्ण होते हैं, जैसे अंगा, इया, अणा, न, म अनुनासिक है। विकल्प में प, ब, थ 3 वर्ण, तीनों स्पर्श व्यंजन है, बाकी ये अनुनासिक वर्ण है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है हमारा, ल तथा स का उच्चारण किस स्थान से होता है? ल तथा स का उच्चारण किस स्थान से होता है? 36 नंबर प्रश्न का देखिए आंसर बताइए। ठीक है, कंठ नहीं तो हो, ओष्ठ नहीं हो, ला 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 ला, दंत्य, द द द द, स दोनों दांतों के बीच जीभ जा रही है, और ल इसी के साथ ये हो रहा है, तो दंत्य है, दंत्य। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं, दंत्य। चलिए इसका वो देखते हैं, विवेचना देख लेते हैं। ल स का उच्चारण स्थान दंत्य है जिनकी, ठीक है, हिंदी वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित हैं, जैसे उच्चारण स्थान कर्ण। ठीक है, कंठ है, अ आ क वर्ग के वर्ण हैं, है और विसर्ग। ठीक है, अ हो गया, आ हो गया, क वर्ग के वर्ण हैं, है और विसर्ग। ठीक है, तालु क्या है? ई च वर्ग के विषण हैं, य और स दोनों। ठीक है, मूर्धा क्या है? री और ट वर्ग के विषण है, र और श ये भी है। दंत क्या है? दंत, दांत का जो इस्तेमाल किया जाता है, दांत, दांत, दंत। हाँ, दंत। त त त त त त, हाँ, त वर्ग के वर्ण हैं, तथा ल और स भी। ठीक है, ओष्ठ क्या है? उ ऊ प वर्ग के वर्ण हैं। कंठ तालु क्या है? ए ए। कंठ ओष्ठ क्या है? ओ औ। दंत ओष्ठ क्या है? व से वट। अगले प्रश्न की ओर उन्मुक्त होते हैं, उन्मुक्त। क्या बात है, हिंदी बोल दिया मास्टर ने। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण, ठीक है, क्या है? स्वरों का उच्चारण कैसे होता है बताइए? व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है। आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर डी है, बिना किसी सहायता से होता है। ये 2019 में क्वेश्चन आया था, पूछा गया था। तो बोलता है स्वर का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अगले प्रश्न की उन्मुख होते हैं, आगे बढ़ते हैं अग्रसर होते हुए। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 जो दिल्ली वाले बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, बताइए, सोच के बताइए, सोच के बताइए, चलिए बताइए। सघोष, उत्तिक्ष, उत्तिक्ष नहीं है, पार्श्विक नहीं है, सघोष ऊष्म, इन दोनों में से थोड़ा सा है, तो सघोष है ये। ठीक है, क्योंकि मैं एक बार पढ़ चुका हूं तो मुझे पता है। तो सघोष है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जी हाँ, हाँ, क्या है सघोष? क्या दिए गए विकल्पों में, थोड़ा सा और जूम हो जाओ, हाँ, दिए गए विकल्पों में प्रयत्न व उच्चारण के आधार पर सघोष व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। सघोष वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर सघोष व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर
तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वे घोष या सघोष कहलाते हैं, और जिनमें ऐसी झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सारे वर्ण स्वर होते हैं। तो य, र, ल, व, ह घोष है। ठीक है, एक बार इसको रोक करके फिर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, तो हम जल्दी जल्दी भागेंगे। PYQ है, अभी अभी ये हिंदी का है, उसके बाद अन्य अनत्र जो विषय हैं उन पे भी ध्यान देना है, GS का भी देना है, बाकी जो थोड़े थोड़े रीजनिंग वगैरह उनको भी देना है। तो बारी बारी से देखना है, तो ध्यान से रखिए, दिमाग को एकदम बिल्कुल चील की निगाहों की तरह देखिए, रखे रहिए, दिमाग को निशाने पे लगा के रखिए। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उन्हें कहते हैं, बताएं। 39 नंबर प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न। तो गुरु होगा, मेन आदमी है, मेन आदमी यही है, गुरु है, गुरु यही वाला। ठीक है, देखिए बी आंसर सही है। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहलाते हैं। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात 2 मात्रा वाले स्वर। 2 मात्रा होने के कारण इनके उच्चारण में हस्र स्वर से 2 गुना समय लगता है, जैसे आ ई उ ऊ उ उ ऊ, तो बड़ा ऊ हो गया ऊ, रूस्टर खींचने वाला। ठीक है, मुर्गा की वही वाला, कुकरुकू वही वाला। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। दीर्घ स्वर क्या है, दीर्घ का मतलब बड़ा बड़ा है, ठीक है, लंबा उसमें लेना है, तो दीर्घ, दीर्घ मतलब गुरु, गुरु बड़ी ई ऊ। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण समय के स्थान पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, अभी ये क्वेश्चन इस टाइप का आया था। ठीक है, उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण के स्थान पर उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है, तो उसको काकल्य बोलते हैं, काकल्य। अभी इसके पहले आया था ये। जिस व्यंजन में, ठीक है, जिस व्यंजन में ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, अर्थात जिनका उच्चारण क्या है, हाँ, जिनका उच्चारण स्वर यंत्र मुख से होता है, काकल्य कहते हैं इनके है। साफ साफ लग रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, क्लियरली पता चल रहा है। ह व्यंजन आता है, काकल्य का भी हम इसके पहले क्वेश्चन देख चुके हैं। बहुत 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 थोड़ा सा उसको इबारती में दे रखा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अब 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्वर का वर्गीकरण नहीं है। स्वर्ग का स्वर्ग नहीं, क्या बात है, क्या मास्टर क्या बोल दिया। स्वर और व्यंजन वाली बात हो रही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बताइए। स्वर का वर्गीकरण नहीं है, तब क्या है। पत्तु, पलुत, हाँ, पलुत, ह्रस्व, संयुक्त, द्वित्व। क्या बात है, क्या लिखता है यार ये। तो ये है द्वित्व, द्वित्व वर्गीकरण नहीं है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोलता है, दिए गए विकल्पों में से द्वित्व स्वर का वर्गीकरण नहीं है, शेष तीनों स्वर के भेद हैं। मूलतः तीन स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, अ ई उ री। ठीक है, ये ह्रस्व हो गया। दीर्घ हो गया आ ई ऊ, ये हो गया दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर हो गया ए ओ औ, ये हो गए संयुक्त स्वर। मात्रा के आधार पर भी स्वर के तीन भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर होता है, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर होता है, पलुत स्वर त्रिमात्रिक स्वर होता है। तो देख लेते हैं एक बार। एक मात्रिक स्वर क्या है, ए ई उ री, ए ई उ री, ए ई उ री। ठीक है, एक मात्रिक स्वर हर स्वर हो गया मात्रा के आधार पर, याद रखिएगा मात्रा के आधार पर। ठीक इसी तरह से दीर्घ स्वर है, द्विमात्रिक है, आ ई उ ए ओ औ। ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है, द्विमात्रिक स्वर है। ठीक इसी तरह से प्लूत, हाँ, प्लुत स्वर है, त्रिमात्रिक। इसके लिए 3 का अंक, 3 का अंक
3 का अंक लगाया जाता है, जैसे ओम, ओम, ठीक है, समझ गए, समझ जाओ ना। हाँ, उच्चारण, ठीक है, ऐसे बनाते हैं यार, कैसे बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप। जय हो, ओम की बात हो गई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? 42 नंबर क्वेश्चन है। मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो पहला ऑप्शन है इसका, ये है पहला ऑप्शन, आ, ई, ऊ, और डी है ओ। दीर्घ मूल स्वर नहीं है, दीर्घ मूल, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ओ की बात हो रही है। ठीक है, ओ ही है, ओ ही है ऐसा वो खतरनाक इंसान जो इसका मूल स्वर नहीं है। हम्म, हम्म, डी आंसर सही है। ओ मूल दीर्घ स्वर न होकर संयुक्त स्वर है। जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, ऊ, ये है मूल दीर्घ स्वर। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 43 नंबर है, हिंदी ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी ध्वनियाँ तो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मुख्यतः क्या 2 ही होती है, क्या ड्रामेबाज। हाँ, चलिए देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जैसे स्वर और व्यंजन, जिसके बारे में हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं, पहला ही प्रश्न था। अब आइए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देते हैं। हाँ, 44। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर है, ठीक है। आंसर तो पहले ही दिख चुका है, ए नंबर आंसर है, तो मतलब 2 ही है, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अ, इ, उ, री। ह्रस्व स्वर मतलब छोटे, शॉर्ट शॉर्ट वाले होते हैं, जो शॉर्ट होते हैं, अल्प जिसे बोलते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं जो अ, इ, उ, री, अ, इ, उ, री। अब दीर्घ स्वर क्या? आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, इसी तरह से पढ़िए ताकि समझ में आए मास्टर कैसा पगला रहा था। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा, जिह्वा, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार, कौन सा? तो साफ साफ आंसर दिया है 3 प्रकार के। आप भी जानते होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे तो जानते ही होंगे। जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे अग्रस्वर इ, ए, मध्य स्वर अ, ए भी बोलते हैं, कितने लोग अ भी बोलते हैं। मैं बिहार वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पश्य स्वर क्या है? आ, उ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर। अग्र वाले में ये हैं, मध्य वाले में ये है, और पश्य वाले में ये है। अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है हमारा। 46 नंबर प्रश्न कैसे हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उसे, ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं। बताइए 46 नंबर। 46 संज्ञा बोलते हैं कि स्वर बोलते हैं कि व्यंजन बोलते हैं कि विसर्ग बोलते हैं? तो जी हाँ, इसको बोलते हैं स्वर। ठीक है, देखिए मैंने एक बार देख लिया तो कभी कभी मुझे याद हो जाती है, ठीक है। स्वर बोलते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न बाधा के उत्पन्न होता है। इन उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। इसे हिंदी में स्वर की संख्या 11 है। ठीक है, निर्बाध मतलब बिना किसी इंटरप्शन के, रुकावट के आती है हवा, झोंका आता है तूफान की तरह। ठीक है, ये हो गया 46 नंबर। अब चलते 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर का आंसर तो देखिए गया, क्या हम कुछ छुपा है उसको। 47 नंबर, इ, च, छ।
ज झ इया आदि के उच्चारण किसके होते हैं, किससे होते हैं, किससे बताइए। कंठ से होते हैं, मूर्धन्य से, तालव्य, सबको पता है तालव्य से होते हैं, ठीक है। तो वे वर्ण जो तालु के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य कहते हैं, जैसे ई, ठीक है, च छ ज झ इया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन देख ले हैं, ठीक है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। आप बताइए 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 बताइए। अक्षर बोलते हैं। अरे भाई जैसे क हो गया, ल हो गया, कल हो गया ना, म और हो गया, अच्छा म लिख दिया और न हो गया, क्या हो जाएगा, मन, ठीक है। तो यही तो है, एक वर्ण ये है, दो वर्ण ये, दूसरा वर्ण ये, दोनों मिला के अक्षर तो बन गया, मन एक अक्षर बन गया। सही तो बोल रहा हूँ, लग तो रहा है। आगे देखते हैं, 48 नंबर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से अक्षर बनते, देखिए मैंने वो क, हाँ क और अ जोड़ करके हो गया क, हाँ ठीक तरह इसे तक क प्लस ओ का कर रहा है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट बता दिया हूँ, क जोड़ दिया और ऊ जोड़ दिया तब हो जाएगा कू। इसी तरह से ये है, इसी तरह से ये है। मैं व्यंजनों की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें जो व्यंजन है और स्वर के साथ मिला, देखिए एक से अधिक वर्णों के मेल, एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। अक्षर स्वर एवं व्यंजन के संयुक्त रूप से कहते हैं, स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप से ही अक्षर बोलते हैं, ठीक है। ये स्वर भी रहेगा और व्यंजन 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 भी रहेगा, तब जो बनेंगे क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, अक्षर बनेंगे। अक्षर, अक्षर नहीं बनेगा, अक्षर नहीं बनेगा, ठीक है, अक्षर बनेगा, ठीक है। जो अक्षर बोलते, अक्षर बोल दे उनको थोड़ा समझाइए कि अक्षर नहीं होता नेताजी। हाँ ठीक है। तो 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर हैं, निम्न में दीर्घ स्वर है। 49 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में से एक है 49 नंबर क्वेश्चंस पर हम क्वेश्चन नंबर 49 पहुंच चुके हैं। अगला देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। हाँ दीर्घ स्वर कौन सा भाई, ई ए बताइए। साफ है, साफ तो दिख रहा है दीर्घ स्वर। इसको प्रोनाउंसिएट करने में, उसको बोलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, ई दीर्घ स्वर मतलब वही हो गया, और क्या, ज़्यादा टाइम लग रहा है, और क्या घूम करना पड़ रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर है, दिए गए विकल्पों में ई दीर्घ स्वर है जबकि ई ह्रस्व स्वर है। ए संयुक्त है, ए संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर का जो प्रश्न है उसकी उत्तर व्याख्या तो नज़दीके हैं। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन, ग हो गया, ज हो गया, व हो गया और स हो गया। व अंतस्थ व्यंजन, व ना इसमें कोई टच हो रहा है ना कहीं वो कुछ भी हो रहा है। देखिए दिए गए वे में व अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण अंतःकरण से होता है, अंत से, वे वर्ण व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में य तालव्य, र वत्स्यर्य, ठीक है, ल वत्सर्य व दंतोष्ट 4 अंतस्थ स्वर हैं। तो अब थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं हम। अच्छा, हाईलाइट करने के लिए हाईलाइट का हाईलाइटर भी अच्छा नहीं है। हाँ, यह हो गया, र हो गया, ल हो गया और वह हो गया, ठीक है। 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। तो मेरे बंधु, मेरे भाई, 50 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और हमारे पास वक्त की कमी है, तो इस बात को हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। निरंतरता बनाए हुए आगे बढ़ते हैं, निरंतरता के साथ, और थोड़ा सा तेज़ी करेंगे, फुर्ती करेंगे हम। बाकी बेकार की बातों को नहीं हम ध्यान देंगे। चलिए, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण, ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है। अल्प प्राण, ख ग घ ठ, ठीक, अल्प प्राण ग, जल्दी से बोल के भाग रहे हैं ना, जल्दी से ग, हाँ वही है, तो हो गया, जल्दी से बोल के भाग जाओ, निकल लो निकल लो, कोई देखने ना पाए, वही वाला है। तो इसका विवरण देखते हैं।
एक्सप्लेनेशन क्या है? दिए गए व्यंजनों में ग अल्प प्राण व्यंजन है। प्राणत्व के आधार पर वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। तो अल्प प्राण की बात करते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो है अल्प प्राण होता है। किसी भी वर्ग का, वर्ग चाहे वर्ग किसी का हो, पहला तीसरा, पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। महाप्राण का होती है। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है, जैसे हकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न पर। छोटा छोटा प्रश्न दे रखा है, उसी में तुरंत ही आंसर दिखे जा रहा है। क्या किया जाए, अलग से पीपीटी बनाएंगे तो उसमें टाइम लगता है। ये वाईसीटी जो है, यूथ कंपटीशन टाइम ने अच्छा कंपाइलेशन किया है तो इसीलिए करवा रहे हैं। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न घोष वर्ण कौन सा है? ज, क, च, ट। तो साफ साफ दिख रहा है यहीं पे, क्लियर। ए आंसर सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिए गए वर्णों में ज घोष या सघोष वर्ण है। घोषत्व के आधार पर वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो सघोष या घोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, उन्हें सघोष वर्ण बोलते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर सघोष हैं। सघोष। और अघोष क्या है भैया? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन की उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अघोष वर्ण होते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला हो गया और दूसरा हो गया, व्यंजन हो गया, तो स हो गया, श हो गया, श हो गया, अघोष वर्ण है। ठीक है, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, सही चल रहा है उच्चारण करने का। देखिए, ये हो गया, ये मैं बार बार कहता हूँ, स हो गया, स, ये हो गया श भाषा का हो गया, और ये हो गया श, 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 श। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं, अग्रसर होते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है 53 नंबर। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? 53 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? बताइए, पढ़िए क्वेश्चन। अ है, आ है, ई है, उ है। ओष्ठ, ओठों को सटा के कौन से वर्ण को बोलते हैं, आप बताइए। ए, आ, ई, उ। ओष्ठ का है ऊ, ऐसे बोलिए। देखिए, ये आपके मान लीजिए होठ हैं। क्या बना दिया यार। यस, सही है मास्टर। ऊ, ऐसे बोलेंगे ना तो यही है। क्या बनाया हूँ मैं। तो हाँ, ठीक है, डी है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उ ओष्ठ वर्ण है। देखिए, उच्चारण स्थान है और वर्ण थोड़ा कैटेगराइज करके दे दिया है। हम लोग बात कर लेते हैं। कंठ से निकलने वाले क्या हैं? ए, आ, क वर्ग, ह विसर्ग। ठीक है, तालु से निकलने वाले क्या हैं? ई, ई, च वर्ग, य, श दोनों। मूर्धा, री, ट वर्ग, र और ऋषि। ओष्ठ क्या है? उ, ऊ और पै वर्ग। ठीक है, दंत क्या है? त वर्ग, ल, स। नासिका क्या है? अंग, अह, इया, अणा, न, म। नासिका से चल रही है। नासिया मतलब नाक से, नाक, नाक की तंत्रिका, नाक से। ठीक है, नोस्ट्रियल, नोक से। समझ में आ रहा है? ज़्यादा टफ नहीं है, उसको बार बार देखने से ही क्वेश्चन हमारा तैयार होता जाएगा। एक बार पढ़ेंगे तो शायद कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अभी बार बार जब करेंगे ना तो अपन लोग कर लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अर्ध अर्ध विविध अर्ध विवृत विवृत स्वर है। उ, ए, आ। 54 नंबर प्रश्न है, देखिए।
अर्धविवृत्त, अर्धविवृत्त। तो इसका आंसर है बी। ये है व्याख्या। देखते हैं, सारा देख लेते हैं। ओए होए, हाँ थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। अच्छे से देखिए, ये आपके लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बी है, अर्धविवृत्त स्वर ए है, ए है, अर्धविवृत्त स्वर ए है, ए। ठीक है, इसका मतलब होता है, अगर कोई नहीं जानता है तो किसी भी लेटर पर एक मात्रा, और ए अगर लिख देते हैं तो पहले एक था ही, एक और लगा दिए, तो किसी भी अक्षर पर दो मात्राएं। ठीक है, तो आइए इस पे करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अर्धविवृत्त स्वर ए होता है। मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। ठीक है, मुख्य द्वार खुलने पर 4 प्रकार के होते हैं। उनका जो स्वर होता है उच्चारण, उसको क्या क्या बोलते हैं? विवृत्त स्वर, अर्धविवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर और संवृत्त स्वर। अर्धविवृत्त 2 टाइप का है, एक आधा है, पूरा है। संवृत्त भी 2 टाइप का, एक आधा है, पूरा है, बस। और क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ, ये विवृत्त होते हैं। अर्धविवृत्त क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है, इसमें पूरा था ना, हाँ पूरा खुलता है तो उसमें आ था, और मुख्य द्वार में आधा खुलता है तो उससे अ था, अ, ए, आ, औ। आधा खुल रहा है, पूरा नहीं खुल रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ठीक इसी प्रकार ये हो गया, और अगला देखते हैं संवृत्त। ठीक है, अर्ध संवृत्त का है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है। वहाँ खुला की बात हो रही है, यहाँ बंद है। जैसे ए, ओ, ए, ओ। ठीक है, समृद्ध जैसे हो गया, ये अर्ध था। ठीक है, अब समृद्ध देख ले, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है। ई, उ, बंद ही है, थोड़ा थोड़ा आवाज़ ही तो निकल रहा है, और क्या निकल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 55 नंबर प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं निर्नासुक, निर्नासिक स्वर हैं। ठीक है, आंसर सही है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निर्नासिक स्वर कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना इत्यादि। वृत्ताकार, वृत्ताकार स्वर क्या है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे ऊ, ओ, आओ, आ। ठीक है, साफ साफ तो दिख रहा है यार, ऐसा क्या है? संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर क्या है? इस स्वर के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, अभी पढ़े हैं हम लोग, उ। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में ध्वनि, जो वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से निकलती है, नाक से भी निकलती है, जैसे गांव, दांत, आंगन इत्यादि। ठीक है, दांत, गांव, पाँव, पावा, पाव। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखते हैं 56 नंबर, दृघ, दृघ, दृघ का वर्ण विक्षेप क्या है? दृघ, दृघ, दृघ देख लिए हम लोग। थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं ताकि आप लोग दिमाग में फिट बैठा लें, इस चीज़ को फिट बैठा लें। दृघ का वर्ण विक्षेप क्या है? दृघ, द री और ग, द र उ ग, द री और ग, द र अ गी। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है क्लियरली। ए आंसर सही है। दृघ का सही वर्ण विक्षेप क्या है? द, हलंत लगा दिया, फिर री, ऋषि ऋषि लिखा, फिर ग, आधा हलंत लगाया, फिर अ। तो क्या हो गया? अन्य तर्क संगत नहीं है, तो ये आंसर सही है, दृघ। दृघ सही पढ़ रहा हूँ मैं, दृघ। ठीक है दोस्तों, लेक्चर का जो वीडियो लेक्चर का जो ड्यूरेशन है, इतना इतना ही करके देखते हैं, और अगला लेक्चर तुरंत लेके आते हैं इसके बाद, जैसे इसको आप देखेंगे, ताकि आप लोग बोर ना हो और ये लड़ाई चलती रहे। चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो, चाहे हमारे हिंदी के साथ UP+C के क्वेश्चंस का लड़ाई हो, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो सबको बताएं, दिखाएं, लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताना ना भूलें। थैंक यू।